हेलो फ्रेंड्स, दिस इज CS नीरज राय एंड वेलकम टू माय पेज आसान है। इस पेज पर आपको सीखने मिलेंगे बिजनेस एंड कॉर्पोरेट रिलेटेड लॉज इन इजीएस्ट वे एवर, जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग अपना पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फ्रॉम द कंपनीज एक्ट 2013 से। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर कंपनी को एप्लीकेबल होता है, जो कि है एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो चलिए एक बार क्विक समरी देख लेते हैं कि आज के हम लोग अपने इस सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द मीटिंग। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है मीटिंग से, सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक कंपनी में कितने टाइप्स के मीटिंग्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 96 फ्रॉम द बायर एक्ट। एक चीज जो स्टूडेंट हमेशा ही नेग्लेक्ट करते हैं कि वो सेक्शन को बायर एक्ट से नहीं पढ़ते हैं, जबकि बायर एक्ट से सेक्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपकी सेक्शन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम सेक्शन 96 का थ्रू आउट एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और लास्ट में मैं आपको दूंगा आसान है टिप्स, जो कि एक पैराग्राफ होगा। अगर आप वो पैराग्राफ अच्छे से याद कर लेंगे तो आपका सेक्शन 96 पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको लास्ट डे के एग्जामिनेशन पे ये बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग से। क्लासिफिकेशन ऑफ मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहली टाइप की जो मीटिंग है वो है मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द कमिटीज। सेकेंड मीटिंग है शेयर होल्डर्स मीटिंग। अब इसमें 3 टाइप के मीटिंग्स होते हैं। पहली है एनुअल जनरल मीटिंग, सेकेंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और थर्ड है क्लास मीटिंग। अब तीसरे टाइप की जो मीटिंग है वो है मीटिंग ऑफ द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड होल्डर्स। फोर्थ मीटिंग है क्रेडिटर्स मीटिंग। अब इसमें भी 2 टाइप्स की क्रेडिटर्स मीटिंग होती है, एक क्रेडिटर्स मीटिंग इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और एक क्रेडिटर्स मीटिंग अदरवाइज देन वाइंडिंग अप। और 6 जो मीटिंग है कोर्ट कन्वर्ट मीटिंग। इन केस कंपनी फेल्स टू कंडक्ट AGM, then court has the power to direct them to conduct AGM। जैसे कि मैंने बताया था कि बायर एक्ट से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हम लोग बायर एक्ट में से ये पढ़ लेते हैं। सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एवरी कंपनी other than 1% company shall in each year hold in addition to any other meeting a general meeting as at annual general meeting and shall specify the meeting as such in the notice calling it, and not more than 15 months shall elapse between the date of one annual general meeting of the company and that of the another, provided that in case of a first annual general meeting it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first financial year of the company, and in any other case within a period of 6 months from the date of closing of the financial year. Provided further that if a company hold its annual general meeting as it first said, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation. Provided also that the registrar may, for any special reason, extend the time within which annual general meeting other than first annual general meeting shall be held by a period not exceeding 3 months. Subsection 2. Every annual general meeting shall be called during the business hour, that is between 9 AM and 6 PM on any day that is not a national holiday, and shall be held either at the registered office of the company or at some other place within city, town or village in which the registered office of the company is situated. Provided that the central government may exempt any company from the provision of subsections subject to such condition as it may impose. Explanation: for the purpose of this subsection, national holiday means and includes a day declared as national holiday by the central government. चलिए तो अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन 96। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96। बेसिकली सेक्शन 96 किस किस कंपनी को एप्लीकेबल है। तो जैसे कि हमने बायर एक्ट में से पढ़ा था, सबसे पहला जो क्लॉज था बायर एक्ट का वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96 था। दैट इज सेक्शन 96 इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी। सो बेसिकली जितनी भी कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, सभी को सेक्शन 96 एप्लीकेबल है।
कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये सेक्शन 96 इज एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और कंपनीज एंगेज इन जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो बेसिकली हाँ, सेक्शन 96 इज एप्लीकेबल टू ऑल दोज कंपनी बिकॉज ये सभी कंपनियां भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सेक्शन 96 इज नॉट एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी. सो इसके पीछे लॉजिक देखिए. What is the logic behind that section 96 is not applicable to one person company? तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि what is the definition of meeting that is given in Duhame's Law Dictionary, that is coming together for a transaction of a lawful object of two or more person. So basically कोई भी transaction जहाँ पे दो और दो से ज्यादा person involve हो. तो जैसे कि आप जानते हैं कि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है. सो हाउ दिस विल कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग. दैट्स व्हाई सेक्शन 96 इज नॉट एप्लीकेबल टू वन पर्सन कंपनी. सो अगला जो क्वेश्चन होता है कि देन हाउ वन पर्सन कंपनी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. तो उसके लिए ये प्रोविजंस है कि उनको जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो उन्हें सिर्फ अपने मीटिंग्स मिनट्स में रिकॉर्ड कर देने होते हैं और वो वैलिड माना जाता है. चलिए अब एनालिसिस ऑफ सेक्शन 96 का दूसरा पॉइंट देख लेते हैं जो कि है टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम. तो इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला जो पार्ट है वो है टाइम पीरियड इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. सेकेंड जो पार्ट है वो है टाइम पीरियड इन केस ऑफ न्यू कंपनी. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइम पीरियड इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी. तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट्स की प्रोविजंस देख लेते हैं कि बेयर एक्ट्स में एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं. तो देखिए, AGM needs to be held within 6 months from the date of closing of the financial year and the gap between two AGM should not be more than 15 months. तो इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें दो कंडीशंस मिलती है. सबसे पहला जो कंडीशन है दैट कि एजीएम हमें विद इन 6 मंथ कंडक्ट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. मतलब जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हमें एजीएम विद इन 6 मंथ कंडक्ट करना है. और सेकेंड जो हमारा कंडीशन है वो है लास्ट एजीएम और अब भी जो हम एजीएम कंडक्ट करने वाले हैं ये दोनों के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. तो चलिए इसे एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं. कंपनी ए हमें एजीएम कंडक्ट करना है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17. तो लास्ट ईयर का जो डेटा हम एक बार देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो था हमारा फाइनेंशियल ईयर 15-16. तो हमारा इस हिसाब से जो क्लोजिंग डेट था लास्ट ईयर का वो है 31 मार्च 2016 और हमारा लास्ट ईयर जो एजीएम हुआ था वो था 31 दिसंबर 2015. तो अब जो पहला कंडीशन है दैट इज हमको एजीएम कंडक्ट करना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग डेट है वो है 31 मार्च 2016. तो विद इन 6 मंथ 31 मार्च 2016 प्लस 6 मंथ. तो जो हमारा लास्ट डेट आ जाएगा वो हो जाएगा 30 सितंबर 2016. चलिए अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं. दूसरा जो हमारा कंडीशन है कि दो एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए. तो इस हिसाब से हमारा जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम था वो था 31 दिसंबर 2015. तो उसमें हम प्लस 15 मंथ्स करेंगे. तो हमारा जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम होगा वो होगा 31 मार्च 2017. तो हमें हमेशा देखना है कि हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो. अगर एक भी कंडीशन वॉयलेट हुआ तो सेक्शन वॉयलेट हो जाएगा. तो इस हिसाब से जो हमारा लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम होगा वो होगा 30 सितंबर 2016. क्योंकि अगर हम 31 मार्च 2017 को हमारा लास्ट डेट लेंगे तो हमारा पहला कंडीशन वॉयलेट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसमें हमने फाइनेंशियल ईयर सेम रखा है, क्लोजिंग डेट भी सेम रखा है 31 मार्च 2016. हमने डेट ऑफ एजीएम चेंज कर दिया. यहाँ पे हमारा डेट ऑफ एजीएम है 31 मई 2015. तो चलिए हमारा जो पहला कंडीशन है वो है विद इन 6 मंथ. वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर और क्लोजिंग डेट सेम है. तो जो हमारा
लास्ट डेट ऑफ एजीएम हो जाता है एज पर फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 30th सितंबर 2016। यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो देखिए, वो एक इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट विद इन, यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंडीशन है वो देखिए, वो एक इम्पोर्टेंट है इसमें, दैट विद इन 6 मंथ। तो हमारा इसमें जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम है वो है 31 मई 2015 प्लस 15 मंथ्स। तो जो लास्ट डेट आ जाता है वो है 31 अगस्त 2016। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहले जो डेट आ रहा है वो है 31 अगस्त 2016। मतलब अगर हमने 30th सितंबर 2016 को एजीएम होल्ड किया तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो वायलेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एजीएम होगा वो होगा 31 अगस्त 2016। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं, दैट इज टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो सबसे पहले हम बेयर एक्ट से प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। दैट इज एजीएम नीड्स टू बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि हमने पिछले केस में देखा था, वहां पर 6 months का टाइम दिया था और यहाँ पर इन केस ऑफ न्यू कंपनी हमें 9 months का टाइम दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी बी, अब पिछले केस में हमें डेट ऑफ एजीएम दिया होता था पिछले एजीएम का, पर यहाँ पर जैसे कि ये हमारा फर्स्ट एजीएम है तो हमें जो कंसीडर करना पड़ेगा वो होगा हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ इस एग्जांपल में हमारा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 5 अगस्त 2016। तो उस हिसाब से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2017। तो जो हमारा लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम होगा, फर्स्ट एजीएम, वो होगा 31 मार्च 2017 प्लस 9 months। तो जो हमारा लास्ट डेट होगा वो होगा 31 दिसंबर 2017। मतलब हमें अपना फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2017 के पहले कंडक्ट करना होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया है 5 जनवरी 2016। तो चलिए अब मुझे बताइए इसका फाइनेंशियल ईयर एंड डेट कब होगा। अगर आपको लगता है वो होगा 31 मार्च 2016 तो वो गलत होगा। इसका जो फाइनेंशियल ईयर एंड डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2017। अब क्यों? तो चलिए एक बार बेयर एक्ट के प्रोविजंस देख लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Provided that in case of first annual general meeting, it shall be held within a period of 9 months from the date of closing of the first financial year of the company, and in any other case, within a period of 6 months from the date of closing of the financial year. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। Provided further that if a company holds its first annual general meeting as aforesaid, it shall not be necessary for the company to hold any annual general meeting in the year of its incorporation। तो जैसे कि इसमें बताया है कि अगर कंपनी अपना एजीएम एज पर प्रोविजन करती है तो इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन उसे कोई एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो इस केस में हमारा जो लास्ट डेट ऑफ एजीएम होगा वो होगा विद इन 9 months, दैट इज 31 मार्च 2017 प्लस 9 months, दैट इज 31 दिसंबर 2017। हमने देख लिया कि टाइम पीरियड फॉर होल्डिंग एजीएम, बट व्हाट इफ कंपनी फेल्स टू होल्ड एजीएम इन टाइम? अगर कंपनी एजीएम होल्ड नहीं कर पाती या फिर नहीं कर सकती तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो टेंशन ना लो, उसके लिए भी प्रोविजंस बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में। तो चलिए पहले एक बार प्रोविजंस देख लेते हैं। दैट रजिस्टर में फॉर अ स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम विद इन विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम। तो रजिस्टर टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है फॉर होल्डिंग एजीएम। तो रजिस्टर कितना टाइम एक्सटेंड कर सकता है? सो एक्सटेंशन इज नॉट मोर देन 3 months। सो अगर कंपनी अनेबल टू होल्ड एजीएम और अगर वो एजीएम होल्ड नहीं कर सकती तो वो एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार को फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड। सो रजिस्ट्रार
टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है बट नॉट मोर देन 3 months। सो कंपनी कितने बार एप्लीकेशन दे सकती है, तो उसके लिए कोई प्रोविजंस नहीं है कंपनीज एक्ट में, बट रजिस्ट्रार 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं दे सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल, लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम था हमारा 31 सितंबर 2016। उस टाइम तक कंपनी एजीएम होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दिया और एक्सटेंशन रजिस्ट्रार कितने टाइम का दे सकता है, दैट इज +3 month। सो हो जाते हैं 31 दिसंबर 2016। तो इससे ज्यादा का एक्सटेंशन रजिस्ट्रार नहीं दे सकता। तो जो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग एजीएम होगा एक्सटेंशन देने के बाद 31 दिसंबर 2016। अब एनालिसिस का लास्ट पॉइंट, दैट इज थर्ड पॉइंट, टाइम, प्लेस एंड डेट फॉर होल्डिंग एजीएम। ये बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टाइम। तो आप एजीएम कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं बिटवीन 9 AM to 6 PM। सेकेंड है आपका प्लेस फॉर होल्डिंग एजीएम, सो दैट इज एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। सो आप या तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर कोई और जगह जो कि आपके सिटी, टाउन और विलेज में ही हो जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। नेक्स्ट इज डे फॉर होल्डिंग एजीएम। सो you can hold AGM at any day that is not a national holiday। so आप अपना AGM कभी भी कंडक्ट कर सकते हो एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। तो अब तक कितने नेशनल हॉलीडेज डिक्लेयर किए गए हैं? सो बेसिकली अभी तक 3 नेशनल हॉलीडेज डिक्लेयर किए गए हैं। सो फर्स्ट है 26 जनवरी दैट इज रिपब्लिक डे, सेकेंड इज 15 अगस्त दैट इज इंडिपेंडेंस डे, और थर्ड है 2 अक्टूबर दैट इज गांधी जयंती, और एनी अदर्स स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो अभी तक तो कोई स्पेसिफाई किया नहीं है। एक जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही कंफ्यूजिंग होता है, दैट कैन अ कंपनी होल्ड एजीएम एट संडे और पब्लिक हॉलिडे? तो क्या कंपनी संडे और पब्लिक हॉलिडे को एजीएम कंडक्ट कर सकता है? सो द आंसर इज यस, ही कैन कंडक्ट एजीएम एट संडे और पब्लिक हॉलिडे प्रोवाइडेड that 2 days not a national holidays। so संडे और पब्लिक हॉलीडेज को भी आप एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आसान है टिप्स। तो अगर आपके पास पेन या पेंसिल है तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के अंदर आपका सेक्शन 96 का पूरा समरी आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 96 याद करने का हिंट क्या है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया है एबीसी लिमिटेड, उसका एजीएम होल्ड कर रहे हैं और उसके लिए आप एजीएम नोटिस प्रिपेयर कर रहे हैं। जिसके लिए देखते हैं कैसे। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड विल बी हेल्ड ऑन मंडे 5 September 2016 एट प्लेस Z at 10 AM। और जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है वो है 2015-16 और प्रीवियस एजीएम डेट है 30 September 2015। अब ये 3 लाइन के अंदर आपका सेक्शन 96 का पूरा समरी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इट इज जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है एबीसी लिमिटेड, वो हमें हिंट देता है हमारा सबसे पहले पॉइंट का, जैसे कि हमने पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96। सो बेसिकली इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनीज। तो इससे हमें वो हिंट मिल जाता है। नेक्स्ट है 5 September 2016। तो जैसे कि हमने देखा था कि हम एजीएम किसी भी दिन कंडक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। तो ये इससे हमें वो हिंट मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा एट प्लेस Z। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हम एजीएम कहाँ कंडक्ट कर सकते हैं, तो एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस विद इन सिटी, टाउन, विलेज वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। नेक्स्ट है आपका 10 AM। तो हम एजीएम का टाइमिंग इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें बिटवीन 9 AM to 6 PM एजीएम कंडक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल ईयर 2015-16। तो जैसे कि हमने कंडीशन पढ़ा था कि आपका एजीएम होना चाहिए विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। तो ये हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है। और जो हमारा प्रीवियस एजीएम डेट है दैट इज 30 September 2015। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है दैट द गैप शुड नॉट एक्सीड 15 months, वो हमारा सेकंड हिंट हमको यहाँ से मिल जाता है। और जो
लास्ट है, जैसे कि हमने अगर EGM बरोबर से कंडक्ट किया, तो जो हमारा लास्ट पॉइंट हमें मिल जाता है दैट एज इट इज कंडक्टेड ऑन टाइम thus एक्सटेंशन ऑफ 3 months बाय द रजिस्ट्रार इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, से ये 3 लाइन से आपका सेक्शन 96 पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप ये 3 लाइन अच्छे से याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपका सेक्शन 96 पूरे अच्छी तरह से हो गया। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, which is on my personal email ID, that is csneerajrai@gmail.com।